सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 2024 का जो पेपर था, बायोलॉजी का जो पेपर था, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इन आर सीरीज बायोलॉजी बोर्ड बस्टर 2026। ठीक है, फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो लास्ट जो वीडियोस आई थी इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर, उसमें हमने 2025 का जो बोर्ड एग्जाम था, ठीक है, जो बोर्ड का पेपर था, उसको हमने कंप्लीट किया था 4 वीडियोस के अंदर। ठीक है, हमने ईच एंड एवरी सेक्शन को वहां पर क्या किया था, डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो से हम लोग 2024 का जो बोर्ड एग्जाम था, ठीक है, जो 2024 का जो पेपर था, उसका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बिना किसी देरी के इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर तो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है, इनकी बात ऑलरेडी हम लोग वैसे तो लास्ट वीडियो के अंदर भी कर चुके थे। ठीक है, बेसिकली टोटल 33 क्वेश्चंस होंगे, 5 सेक्शंस है। 1 to 16 क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, जो क्वेश्चन होंगे आपके वहां पर या तो एमसीक्यू है या फिर रिजर्वेशन रीजन देखने मिलेंगे। सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे 17 to 21। ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चंस। ठीक है, आपको 2 मार्क्स के देखने मिलेंगे, 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 22 to 28 आर ऑफ 3 मार्क्स ईच। ठीक है, 29 और 30 केस बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, 4 मार्क्स ईच। एंड क्वेश्चन नंबर 31 to 33 जो है, दे आर लॉन्ग आंसर टाइप एंड ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। ठीक है, ओवरऑल चॉइस नहीं है, बट इंटरनल चॉइस आपको देखने मिलेगी। ठीक है, एंड आपको उनमें से एक ही को आंसर करना होगा। वो आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है, वो सारी बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे। ठीक है, एंड जहां पे भी जरूरत है वहां पे भी आपने डायग्राम बनाना है। ऑब्वियसली जहां पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है वहां तो आप डायग्राम बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, चलो, सबसे पहले आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे या आज हम लोग जो सेक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज सेक्शन ए। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, कलर चेंज कर लेती हूँ। लेट्स टेक पिंक। ओके, चलो। सो सेक्शन ए के अंदर आपको 16 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे एंड ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, यानी कि टोटल 16 मार्क्स का ये पर्टिकुलर सेक्शन रहने वाला है। ठीक है, 16 मार्क्स का ये पर्टिकुलर सेक्शन रहने वाला है, यानी कि इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेक्शन। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं एंड उनको आंसर करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। Question number 1 is the type of bond represented by the dotted line in a schematic diagram or in the schematic polynucleotide chain is, यानी कि यहाँ पर आपको क्या दी हुई है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दी हुई है। ठीक है, डायग्राम के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दी हुई है। आपको बताना है कि ये जो डॉटेड लाइन है, ये कौन सी पर्टिकुलर लिंकेज को वहां पर शो कर रही है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यहाँ पर पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉस्फेट। ठीक है, एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शुगर। एंड बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट्रोजनस बेस। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन सी एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड ऑप्शन डी इज फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब अगर आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, शुगर और बेस के बीच में, ठीक है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है, दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अब जिसने चैप्टर पढ़ा वो बहुत इजीली बता देगा। जैसे ही देखेंगे शुगर और बेस, नाइट्रोजनस बेस की बात हो रही है, ठीक है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस की जब भी बात होगी तो वहां पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा, दैट विल बी एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा, वो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं हो सकता, कुछ बच्चे ना हाइड्रोजन बॉन्ड को टिक कर देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स के बीच में होता है। ठीक है, क्या होता है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के बीच में होगा। ठीक है, जैसे ए और टी के बीच में, जी और सी के बीच में। ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ होता है, प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है वो क्या करता है, बेसिकली शुगर और फॉस्फेट को वो क्या करता है, बेसिकली लिंक करता है। ठीक है, अब हम लोग तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस की बात करें। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर होगा, बिटवीन बेसिस। ठीक है, यानी कि ए और टी के बीच में, जी और सी के बीच में,
पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ होगा? प्रोटीन्स के बीच में होगा। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में होगा? प्रोटीन्स के बीच में। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। अच्छा, ये जो पीडीएफ रहेगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से जो है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, select the option that has the correct sequence of event of human female reproductive cycle। ठीक है, जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसके जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको लिस्ट आउट किए हुए हैं, आपको उनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ठीक है, आपको क्या करना है? बेसिकली करेक्ट सीक्वेंस वहां पर बताना है। ठीक है, आपको वहां पर क्या करना है? बेसिकली करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले दिया हुआ है सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, देन ओव्यूलेशन, ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड oogenesis, सडन इंक्रीज इन एलएच। ठीक है, ये आपको पर्टिकुलरली वहां पर इवेंट्स दिए हुए हैं, अब आपको इनका सीक्वेंस बताना है। ठीक है, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा सीक्रीशन ऑफ एफएसएच। ठीक है, दैट विल बी फर्स्ट। ठीक है, दैट विल बी फर्स्ट। उसके बाद में क्या होता है? ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड oogenesis, तो ये हो जाएगा सेकेंड। उसके बाद में क्या होता है? सडन इंक्रीज इन एलएच। ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपको ये पता चल जाए कि फर्स्ट इवेंट क्या होता है इनमें से, तो आपको पता चल गया सीक्रेशन ऑफ एफएसएच होता है, तो दो ऑप्शंस तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपको ना ऑप्शन एलिमिनेशन भी आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपने किस तरीके से वहां पर एलिमिनेट करने हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है, वो आपको वहां पर आना चाहिए। तो आपके लिए क्या हो जाता है? बेसिकली आप क्वेश्चन को और कम टाइम के अंदर वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो, उसको बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड इवेंट पता चल गया, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड oogenesis, तो वहां पर क्या हो जाएगा? बेसिकली फोर्थ जो है वो इसके बाद में आ रहा है, दैट मीन्स ए भी वहां पर क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? सडन इंक्रीज इन एलएच, एलएच सर्ज। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में क्या होता है? अच्छा आप बताओ। उसके बाद में होता है ओव्यूलेशन, एंड उसके बाद में होता है ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर इवेंट्स अकर करते हैं। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन ये इजी क्वेश्चन था आई वुड से। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक्टोबैसिलस दैट सेट्स मिल्क इनटू कर्ड इज कैटेगराइज्ड एज। तो क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, या फिर हेट्रोबैक्टीरिया, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब लैक्टोबैसिलस क्या करता है? लैक्टोबैसिलस का काम क्या होता है? बेसिकली मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है वो। ठीक है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? बेसिकली दैट इज अ हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। वो क्या होता है? बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल के अंदर कौन से चैप्टर में बात की थी? हमने बात की थी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, वहां पे हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की थी। चल, इजी क्वेश्चन था ये भी। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द स्पेसिफिक बीटी टॉक्सी जीन्स विच प्रोटेक्ट द कॉटन प्लांट्स अगेंस्ट द कॉटन बॉलवॉर्म आर। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि जो बीटी टॉक्सिन जीन्स होते हैं वो कॉटन प्लांट्स को कॉटन बॉलवॉर्म के अगेंस्ट क्या करते हैं? बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, कॉटन बॉलवॉर्म के अगेंस्ट वो क्या करते हैं? बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको बताना है वो कौन से स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स होते हैं। ठीक है, वो कौन से स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स होते हैं? क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB। ठीक है, ये जो है वो बेसिकली जीन्स होते हैं। अब देखें ऑप्शन देखें, क्राई 1 AC, क्राई 2 AB, कितना इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, ओके, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर। चलो, कितने सिंपल क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर आपको कुछ अमीनो एसिड्स दिए हुए हैं एंड उनके mRNA कोडॉन्स दिए हुए हैं। आपको बताना है सिलेक्ट द डीएनए सीक्वेंस दैट वुड कोड फॉर द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड कौन कौन से हैं? एलानिन, आर्जिनिन, लाइसिन एंड फिनाइल एलानिन। ठीक है, ये आपको दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सी पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस जो है वो इस सीक्वेंस के अंदर या इसको पर्टिकुलरली कोड करेगी। ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बात हो रही है एलानिन की। ठीक है,
तो एलानिन के लिए क्या हो जाएगा, एलानिन के लिए हो जाएगा सी जी टी। एलानिन के लिए क्या हो जाएगा, सी जी टी। ठीक है, ये mRNA कोडॉन दिया हुआ था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी जी टी बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अगर बात हो रही है आर्जिनिन की, ठीक है, आर्जिनिन की अगर बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा जी सी टी, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ये दोनों वैसे ही एलिमिनेट हो गए। उस अब देखो, यहाँ पर ना कुछ बच्चे ना यू देख के ना इसको करेक्ट कर देते हैं, बट आपने बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर डीएनए सीक्वेंस लिखी हुई है, डीएनए सीक्वेंस के अंदर यू नहीं आएगा। आरएनए सीक्वेंस अगर होती तो वहां पर यू आता। ठीक है, आपको मेंशन किया हुआ डीएनए सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, आर्जिनिन के लिए क्या हो जाएगा, आर्जिनिन के लिए हो जाएगा जीसीटी। ठीक है, ओके। अब उसके बाद में क्या दिया हुआ है, लाइसीन। ठीक है, लाइसीन, यहाँ पर एमआरएनए को डॉन क्या है, एएजी, तो ये क्या हो जाएगा, टी टी सी, टी टी सी। ठीक है, यानी कि ए या बी में से होगा। अब फिनाइल एलानिन के लिए क्या दिया हुआ है, यू यू यू। ठीक है, वहां पर क्या दिया हुआ है, यू यू यू, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अब यू 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 का मतलब ए ए ए। ठीक है, ए यू या तो होता है, ठीक है, या फिर ए जी होता है। ठीक है, अब अगर यू दिया हुआ है दैट मीन्स उसकी जगह पे क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर वहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर या तो क्या आता, टी आता। ठीक है, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ, यू यू यू, दैट मीन्स वहां पर क्या आएगा, ए। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था ये। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Question number 6. In which of the following plants are both male and female flowers born on the same plant and the mode of pollination can be gytonogamy and xenogamy? यानी कि अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको चार प्लांट्स दिए हुए हैं नीचे। ठीक है, आपको चार प्लांट स्पीशीज दी हुई है। आपको बताना है कि इनमें से किसके अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है वो सेम प्लांट के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड जो मोड ऑफ पॉलिनेशन है वो या तो गाइटोनोगैमी हो सकता है या फिर जीनोगैमी हो सकता है। फर्स्ट इज पपाया, सेकंड इज डेट पाम, थर्ड इज मेज एंड फोर्थ इज स्पिनच। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पिनच। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर, सॉरी मेज। ठीक है, का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेज। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following transgenic animal is being used to test the safety of polio vaccine? बिना ऑप्शन के भी हमें पता है माइस। ठीक है, चलो देखें, शीप गोट पिग माइस। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब in which of the following conditions or diseases is there a substantial increase in the activity of mast cells observed in the human body? यानी कि आपको नीचे क्या क्या मेंशन किया हुआ है, टाइफाइड, एलर्जी, एस्कैरियासिस एंड एड्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वो कंडीशन है। ठीक है, कौन सी वो कंडीशन या डिजीज है जहां पर क्या हो जाता है, बेसिकली उसकी प्रेजेंस में मास्ट सेल्स की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, वो सब्सटैंशियली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है टाइफाइड, एलर्जी, एस्कैरियासिस एंड एड्स। ठीक है, सो एलर्जी के केस में क्या होता है, बेसिकली एलर्जी के केस में वहां पर क्या होता है, जो एक्टिविटी ऑफ मास्ट सेल्स होती है ना, जो एक्टिविटी होती है वो वहां पर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, काफी ज्यादा वहां पर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 इज द पीरियोडिक एब्सटिनेंस बाय अ कपल फॉर फैमिली प्लानिंग शुड बी। ठीक है, यानी कि अगर कोई कपल है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के लिए जो पीरियोडिक एब्सटिनेंस होनी चाहिए वो किस डे से किस डे तक जो है वो बेसिकली वहां पर होना चाहिए, वो आपको वहां पर बताना है। ठीक है, सो दैट शुड बी फ्रॉम, अब अच्छा ऑप्शन देखो सबसे पहले, डे 5 to 10 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 13 to 15 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डे 16 to 20 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। करेक्ट आंसर विल बी डे 10 to डे 17 के बीच में वहां पर क्या होना चाहिए, बेसिकली पीरियोडिक एब्सटिनेंस जो है वो होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, डे 10 to डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल।
ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिए हुए हैं, बहुत ना ध्यान से देखो। आपको ह्यूमन कैरियोटाइप दिए हुए हैं एंड इधर कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट मैच होगा। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट मैच होगा, ये आपको बताना है। चलो ध्यान से देखें। अगर सबसे पहले बात की जाए 45 प्लस एक्स एक्स, ठीक है, 45 प्लस एक्स एक्स के केस में ब्रॉड पाम विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, ओके, ये तो ठीक होगा। 45 44 प्लस डबल एक्स वाई, जब ये कैरियोटाइप होगा, सो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होगी दैट विल बी ओवरऑल फेमिनिन डेवलपमेंट, ये वहां पर लिखा हुआ है। अब ये वहां पर क्या होता है, बेसिकली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग क्यों हो जाएगा, बिकॉज वहां पर जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है दैट इज मैस्कुलिन, ठीक है, विद गाइनेकोमेस्टिया। ठीक है, गाइनेकोमेस्टिया वहां पर देखने को मिलता है ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर। ठीक है, यानी कि वहां पर जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर, वो क्या होता है बेसिकली काफी ज्यादा होता है, या दैट इज लाइक फीमेल्स। ठीक है, बट ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है दैट इज मैस्कुलिन। ठीक है, सो ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 44 प्लस एक्सो, स्टेराइल फीमेल्स हैज ओवरीज आर रूडिमेंटरी, यस ऑफ कोर्स। 44 प्लस एक्स वाई नॉर्मल मेल, ओके, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला था। ठीक है, बट अगर आपको याद है कैरियोटाइप्स एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो आप लोग इसको भी बहुत इजीली कर सकते हो। Next is question number 11. Using a DNA template, how many new DNA molecules would be generated after 10 cycles of amplification of PCR? अब कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं ना, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n। ठीक है, यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी साइकिल्स अकर हुई, 10। ठीक है, तो 2 raised to the power 10, ठीक है, दैट मीन्स वो कितना हो जाएगा वहां पर, दैट इज 1024। ठीक है, 2 raised to the power 10, उसका आंसर क्या हो जाएगा वहां पर, 1024। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर, ठीक है, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ये भी इजी क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस हैविंग टू करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चार स्टेटमेंट्स दी हुई है। ठीक है, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी जो है वो करेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं, आपको वो बताना है यहाँ पर। ठीक है, चलो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है, अ लायन ईटिंग अ डियर एंड अ स्पैरो फीडिंग ऑन ग्रेन्स आर इकोलॉजिकली सिमिलर इन बीइंग कंज्यूमर्स। यानी कि जब एक लायन डियर को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, एंड एक स्पैरो ग्रेन्स के ऊपर फीड कर रहा है, वो इकोलॉजिकली क्या है, बेसिकली दे आर सिमिलर इन बीइंग कंज्यूमर। ऑब्वियसली दोनों ही क्या है, कंज्यूमर्स हैं, दैट मीन्स वो इकोलॉजिकली क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ओके, सो ये तो करेक्ट है यहाँ पर। प्रेडेटर स्टारफिश डिजास्टर हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स, हाँ ये भी ठीक है। प्रेडेटर्स अल्टीमेटली लीड टू एक्सटेंशन ऑफ प्रे स्पीशीज, नहीं ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। Production of chemicals nicotine and strychnine by plants are metabolic disorders. No, these are not metabolic disorders. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 16। यहाँ पर आपको असर्शन रीजन देखने मिलेंगे। ठीक है, आप ए सिलेक्ट करेंगे जब दोनों assertion and reason they both are correct and reason is correctly explaining assertion। आप ऑप्शन बी सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी मार्क करेंगे when both assertion and reason are true but reason is not correctly explaining the assertion। आप ऑप्शन सी मार्क करेंगे when assertion is true but reason is false and आप ऑप्शन डी मार्क करेंगे when assertion is false but reason is true। अब आपने सिर्फ मार्क नहीं कर देना है, लेट से किसी का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो आप वहां आगे लिखेंगे भी, आप आगे क्या लिखेंगे, बोथ assertion and reason are true and reason is correctly explaining assertion। ठीक है, तो आपने वो वहां पर लिखना भी है, ऐसा नहीं है कि बस इतना किया और आपने खत्म कर दिया। पेपर आप लोग जिस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे ना वो उस पर भी डिपेंड करता है। ऑब्वियसली टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेगा वहां पर आपने इतना लिख दिया, बट ना
वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है टीचर के ऊपर, आपका एक इम्प्रेशन है वो पॉजिटिव वे में जाता है कि हाँ नो बच्चे को पेपर अटेम्प्ट करना आता है, ठीक है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस इज अ पैथोजन ऑफ सेवरल मोनोकॉट प्लांट्स। नो, ठीक है, इट इज नॉट अ पैथोजन ऑफ सेवरल मोनोकॉट प्लांट्स। रीजन, इट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए टू ट्रांसफर टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू ट्यूमर्स। यस, दिस इज करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी आप वहां पर मार्क कर दोगे। अब ऑप्शन नंबर डी वहां पर क्या कर दोगे, मार्क कर दोगे, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर असर्शन क्या है, द लॉज ऑफ आवर कंट्री परमिट लीगल अडॉप्शन एंड इट इज एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर चाइल्डलेस कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। यानी कि जो चाइल्डलेस कपल है, ठीक है, वो कपल्स जिनका अपना बेबी नहीं है, हमारी कंट्री के अंदर लीगल अडॉप्टिंग जो है वो गवर्नमेंट परमिट करती है। यानी कि कपल्स क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बच्चे को लीगली अडॉप्ट कर सकते हैं एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स, ठीक है। हाँ तो ये तो ठीक है, हमें पता है। रीजन, इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर नो deterrents टू द लीगल adoption ऑफ orphaned एंड destitute चिल्ड्रन इन इंडिया। नो, दिस इज रॉन्ग। आज भी अगर किसी को एक बच्चे को अडॉप्ट करना होता है तो वहां पर क्या होता है बेसिकली, लेट्स से अगर जो कपल है वो रेडी है अडॉप्शन के लिए, बट तब भी क्या होता है, कई बारी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता अडॉप्शन के लिए। कई बारी ना सोसाइटी के ना कुछ नॉर्म्स बने होते हैं, या सोसाइटल बिलीव्स होती हैं। सोसाइटी को सोसाइटी का डर होता है लोगों के अंदर, दे फियर सोसाइटी की लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर हमने अडॉप्शन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। सो इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स वहां पर जो है दे आर डेटरेंट्स, ठीक है। वो क्या करते हैं बेसिकली, ये जो लीगल अडॉप्शन का प्रोसीजर होता है ना, इसको कहीं ना कहीं स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज वो जो कपल है लेट से वो श्योर है, बट जो उनके आसपास की जो सोसाइटी है, ठीक है, जो उनकी फैमिली है या फिर उनका नेबरहुड है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर और कोई है, तो कई बार रिलीजियस बिलीव भी हो जाते हैं कुछ लोगों को हो जाता है कि क्या पता ये बच्चे का रिलीजन क्या होगा। सो ये सब जो बिलीव्स होती है ना, ये कहीं ना कहीं आड़े आती है इस प्रोसीजर के, ठीक है। सो रीजन क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। ओके, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है लिंक्ड जीन्स डू नॉट शो डाई हाइब्रिड F2 रेशियो 9:3:3:1। हाँ ये तो ठीक है। रीजन, लिंक्ड जीन्स डू नॉट अंडरगो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी ठीक है, तभी तो वो इस रेशो से डेविएट कर जाते हैं ना। सो दोनों वहां पर करेक्ट है एंड रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको भी देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, फंक्शनल एडीए cDNA genes must be inserted in the lymphocytes at the early embryonic stage in gene therapy for ADA deficiency। दिस इज करेक्ट, ठीक है, इसको हम लोगों ने पढ़ा भी था, ठीक है, इसको हम लोगों ने पढ़ा भी था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर। रीजन दिया हुआ है, cells in the embryonic stage are immortal, differentiated and easy to manipulate। no, this is wrong, ठीक है, वो immortal नहीं होते, ठीक है। तो ये जो है वहां पर क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स, ठीक है, रीजन इज फॉल्स। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ में हमने सेक्शन ए को यहाँ पे रैप अप कर लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल रह रही हो। अगर आप लोग इन वीडियोस को डेडिकेटेडली फॉलो कर लेते हैं, आप अपने बोर्ड्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है then please do support us by subscribing to our YouTube channel. We will meet you with another interesting video. Till then, keep learning.